अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीक विद आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन और आपका हफ्ता बेहतरीन अंदाज में शुरू हुआ होगा। मंडे ब्लूज कहीं बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि इस साल ने ऐसी ऐसी हकीकतों से आगाह किया है, ऐसी ऐसी रियलिटीज को हमारे सामने लेके आया है कि अब कोई भी मुश्किल नहीं लगती और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज सो मच मोर टू सेलिब्रेट। मैं आपको बताऊं कि लास्ट नाइट आई वाज अ पार्ट ऑफ द सिटीजन्स फाउंडेशन न्यूयॉर्क फंड रेजर। जिस तरह के हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में इस बात को बड़ा अलार्मिंग करार दिया गया है कि कोविड की वजह से जब लोगों के रोजगार और चीज़ों पे असर पड़ा है, उसके बाद सबसे बड़ा रिस्क ये है कि लोग अगर उनके पास वो फिस्कल स्पेस ना हो, अगर उनके पास वो आमदनी ना हो, तो शायद अपने बच्चों की एजुकेशन को वो कंटिन्यू ना कर पाएं। इसी कॉज को आगे ले जाते हुए TCF हैज़ टू कंटिन्यू फंड रेजिंग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम की सहूलत दी जा सके। एज दी ग्लोबल एम्बेसडर फॉर TCF इट ब्रिंग्स मी ग्रेट प्राइड कि कल हमारी कोशिश थी कि 2 घंटे के इस वर्चुअल इवेंट में, जो कि हम ज़्यादातर प्राइमरीली हमारे न्यूयॉर्क चैप्टर के था और हम अमरीकी जो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानी निजात अमरीका में मुकीम लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। हमने टारगेट रखा था जी $1.5 लाख का एंड आई एम सो हैप्पी टू रिपोर्ट कि हमने तकरीबन $3.5 लाख 2 घंटे में रेस किए। आई एम सो ग्रेटफुल टू आवर लेजेंडरी क्रिकेटर शोएब अख्तर, मरीना खान एंड ऑफ कोर्स द वेरी सुपर टैलेंटेड अली सेठी, जो कि ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद थे बल्कि ही ऑल्सो डिड एन अनप्लग परफॉर्मेंस फॉर अस। इस तरह की चीजें और खास तौर पे जब साथ मिलकर काम किया जाता है, देन ऑफ कोर्स माउंटेन्स कैन बी मूव्ड। वी ऑल्सो हैड विद अस द फाउंडिंग मेंबर ऑफ TCF मुश्ताक छापरा साहब एंड रियाज कमलानी, हु इज अगेन अ वेरी की मेंबर ऑफ आवर टीम। तो ये कतरा समंदर बनता है, लेकिन आपको बताते चले कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तकरीबन $3.5 लाख जो रेज किए गए हैं, उससे पाकिस्तान में 16 नए स्कूल्स को कायम किया जा सकेगा। सो दैट्स द गुड न्यूज। और मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा इसकी वजह से, और उसके बाद ये वीक भी एक बड़े हैप्पी नाइट पे, एक बड़े हैप्पी नोट पे इसका आगाज हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त एक और चीज जिसको हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए वो ये कि किस तरह शराकत से आप बड़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में ला सकते हैं। और यही नस्बुल ऐन है, यही एम है फ्यूचर ट्रस्ट का, जो कि JS ग्रुप ने कायम किया है। और इसका मकसद ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के तरीके से, के तवस्सुत से वो मसाइल जो गुर्बत की वजह से क्रिएट होते हैं उनका हल निकाला जा सके। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि फ्यूचर ट्रस्ट इन पार्टनरशिप विद ओपन सेल UK ने एक कंप्लीटली रोबोट रन लैब पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया है, जो कि इस्लामाबाद में अब ओपन हो चुकी है। आपको बताएं कि इसको बायो सेफ्टी लेवल 2+ दिया गया है, जिसको कहा जाता है BSL 2+ का इसके पास स्टेटस है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 अमले की जरूरत है, 6 स्टाफर्स की जरूरत है। इनके पास 5 लिक्विड हैंडलिंग रोबोट्स मौजूद हैं और ये रोबोटिक टेस्टिंग लैब तकरीबन दिन में 2000 कोविड टेस्ट कर सकती है। जिस तरह के हम बार बार बात करते हैं कि हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ है वो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं इस वक्त, और उनकी अपनी सेफ्टी हमारे लिए बड़ी अहम है। इसमें हमने देखा हिज एक्सेलेंसी द UK हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान मिस्टर क्रिस्टियन टर्नर वाज आल्सो देयर। इसके अलावा अली जहांगीर जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इस तरह की 2 मुल्कों की शराकत से इस तरह के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लाए जा सकते हैं। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड न्यूज टू यू। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि बहुत सारे कोविड से रिलेटेड जो SOPs हैं उनको बालाए ताक रख दिया गया। बार बार हम आपको दिखाते रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये जलसे जुलूस की फुटेज देख रहे हैं, बड़े सरगर्म रहे। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने गुज़िश्ता 24 दिन गुजारे। उनका अहम तरीन फोकस था कि इस इलेक्शंस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा उन्होंने अहम करार दिया और इसकी वो बाजी ले जाना चाहते थे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास सूरत हाल आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्ले ने छक्के चौके लगाए हैं और PTI सबसे आगे है। तीर के वार और शेर की धार वहाँ पे कोई काम नहीं आई है, लेकिन अभी मजीद हमारे पास नताइज आते रहेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें, जो तशवीशनाक बात इसमें यह थी कि इवन बिफोर द इलेक्शंस अपोजिशन जमातों ने हुकूमत वक्त पे और पूरे इलेक्शनरिंग प्रोसेस पे सवालिया निशान उठा दिए थे। उनका ख्याल ये था कि वहाँ पे धांधली की जा रही है, किस तरह से धांधली की जा रही है और ये इल्जामात क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जनाब, हुकूमत
हुकूमत वक्त तो इसको जाहिर सी बात है रद्द किए जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार है। काफ़ी ट्रम्प स्टाइल में चल रही है हमारी अपोजिशन भी, कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी उनका ख्याल था कि कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया है। हमारे सीनियर कॉलीग इमरान सुल्तान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे रब्ता करते हैं और जानते हैं कि कल उन्होंने क्या मनाजिर देखे, क्या उनके पास भी धांधली की इतलात आई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल आपका बड़ा हेक्टिक डे रहा होगा। इमरान जरा बताइएगा कि इन धांधली के इल्जामात की क्या हकीकत है? देखिए, ये तो हमेशा से इलेक्शन में यही रहा है कि जो हारने वाले हैं वो नताइज को तस्लीम नहीं करते और जो जीतने वाले हैं वो उसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं कि ये इंतहाई साफ और शफाफ इलेक्शन थे। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं पोस्टल बैलेटिंग के, ऐसा यकीनन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात 11 बजे के करीब, तो उस वक्त यहाँ सहाफियों की बड़ी तादाद उनसे ये पूछ रही थी और एक दो ने कहा कि हम गवाह हैं इस बात के कि जब लोग वहां पर वोट डालने आए तो पोस्टल बैलेट जो है उनको बताया गया कि इनको वोट पड़ चुका है। नंबर 2 कि जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, पोस्टल बैलेटिंग के जरिए जो उनके वोट्स आएंगे उनकी तरसील भी अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर भी बात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको मुतमईन नहीं कर पाए। उन्होंने एक ही बात की कि मैं खुद नून लीग के कैंप में गया, मैं उनके पोलिंग स्टेशंस में गया, मैं पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशंस में गया और वहां मैंने सबसे पूछा कि सब सही चल रहा है, तो सबने उस बात को इंडोर्स किया कि सब बिल्कुल सेट चल रहा है। लेकिन ये सहाफियों की तरफ से अगर ये बात जब उठाई जाती है तो इसका मतलब है कि आप उसकी बात को तस्लीम करें। दूसरी चीज ये कि मौसम इंतहाई सर्द था और जा बजा जहां जहां हम गए हैं वहां पे हमें ये शिकायत जरूर मिली कि अंदर प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस में जो है वो वोट डल रहा है और उससे टर्न आउट जो है वो भी मुतासिर हो सकता है। और फिर जितना शदीद कल मौसम था, 4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हम यहाँ पर हैं और कल भी 5-6 के करीब था, तो माओ के लिए मुश्किल हो रहा था। लेडीज कैंप में जब हम गए तो वहां पे आई जरूर थी लेकिन उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इसको स्मूथ करना चाहिए था, तेजी से काम करना चाहिए था। बिल्कुल ही आपके पॉइंट्स बचा है इमरान। आइडियल तो ये है कि ये तमाम इस तरह का कोई भी वाकया ना हो, 100% फुल प्रूफ हमारे तमाम जो मामलात हैं वो निपट जाएं। लेकिन आप बता सकते हैं कि ये जो शिकायत पहुंची है क्या है? यानी ये प्रॉब्लम्स तमाम लोगों ने फेस किए, एक बहुत छोटे नंबर के लोगों ने फेस किए, चंद पोलिंग स्टेशंस पे ये हो रहा था या तमाम का यही हाल था? नहीं, तमाम पे तो यकीनन नहीं था, चंद एक पे जहाँ पे हुआ सहाफियों ने भी इसको पॉइंट आउट किया। अब जाहिर है कि ऑपोजिशन अपनी हार तस्लीम नहीं करेगी, वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी। लेकिन ये चीजें हुई जरूर हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें डिस्कस हुई थी और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मुतमईन नहीं कर पाए थे। फिर दूसरी चीज ये, सर्द मौसम की अगर बात करें तो कल बर्फबारी और बारिश में लोग यहाँ के लोग निकले शुरू में, लेकिन उसके बाद टर्नआउट बहुत कम रहा। कोहिस्तान में कल लैंडस्लाइडिंग हुई है, हम इस वक्त यहाँ पर फंस गए। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कोहिस्तान की लैंडस्लाइडिंग पे आज न्यूज समेत जो पूरे पाकिस्तान का मीडिया आया हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो गया है, वो आ नहीं सकता फिलहाल। तो गिजर में, अस्तोर में, स्कर्दू में और जो अपर हुंजा की साइड है वहां पर कल इतनी बर्फबारी थी कि पोलिंग का अमल बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है कल। बिल्कुल, तो ये मौसम की शिद्दत तो है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारे साथ चौधरी परवेज इकबाल साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के। बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। परवेज साहब, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शंस को और इल्जामात को? क्या इसके रिजल्ट्स को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। तो क्योंकि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जो अर्सा 30 साल से बाहर पाकिस्तान से बेल्जियम ब्रसल में होता हूँ, तो कल बल्कि एक हफ्ते से ये मैं GB के इलेक्शन को मुख्तलिफ एंगल से देख रहा था। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है क्योंकि ये जो तीनों बड़ी पार्टियां थी पाकिस्तान की, हुकूमती पार्टी और 2 अपोजिशन की बड़ी पार्टियां, ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने बड़े जोशो खरोश से, और क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो मौसम की खराबी बर्फबारी के बावजूद उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। और जो उन्होंने, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये धांधली का वोट को इज्जत दो, ये नारे मेरे हाल में पुराने हो गए हैं। वहां पर जो ये सोच रहे थे, हुकूमत सोच रही थी, जो अपोजिशन सोच रही थी, वो नहीं हुआ।
इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इनका अभी हुकूमती नारा था कि हम वहां पर मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे, विनर होंगे। वहां पर अवाम ने ज्यादा जो वोट है वो इंडिपेंडेंट लोगों को दिया है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने कही है। 7 जो है वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, थोड़ी सी आपकी आवाज क्योंकि स्क्रैम्बल्ड आ रही है, मैं इमरान की तरफ वापस जाना चाहूंगी। इमरान हमारे साथ आई होप मौजूद हैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान लाइव। इमरान, ये जो परवेज साहब ने पॉइंट आउट किया बड़ा अहम नुक्ता है कि ऐसा लगता है कि तीनों ही पार्टीज अपने बयानिए को लोगों तक पहुंचाने, उनको रिझाने और उनका एतमाद हासिल करने में किसी हद तक नाकाम रही हैं, क्योंकि ज्यादा वोट्स जो दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सियासत बहुत जालिम चीज होती है। सियासत जो है वो नाम ही मुमकिनात का है। यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं जो डिजर्व करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए डिजर्व करते थे, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से उनको वो टिकट नहीं मिल सका। फिर वो इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े हुए और इसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग जो है वो जीत रहे हैं। पीटीआई के बाद सेकेंड नंबर जो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है। अब देखना यह है कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए हैं, जो अपने एक अलग नैरेटिव के ऊपर, बयानिए के ऊपर खड़े हुए हैं, हुकूमत साजी में क्या ये पीटीआई को, हुकूमत को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं? तो फिर असल और अगर करते भी हैं इमरान, तो एक और सवाल फिर ये पैदा होता है और ये मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि अगर ये हुकूमत बनाने में, हुकूमत साजी में पीटीआई का साथ देते भी हैं, तब भी कितनी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत होगी जीबी की? क्योंकि हमने बलूचिस्तान का देखा वाकया, इसके बाद सिंध में हमने देखा कि जो पीटीआई के इत्तेहादी होते हैं उन कैंप्स में भी चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं, वो भी पूरी तरह से कन्विंस नजर नहीं आते। इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक, तो देखें ना, बैलेंस ऑफ पावर फिर इसी तरीके से है कि क्लीन स्वीप नहीं किया लेकिन क्लीन स्वीप नहीं किया, तो अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बड़ी आप समझ लें कि यहाँ के लोगों में सबसे पहले अवामी शऊर बहुत है। ये रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो हम देखते हैं कि सिर्फ नारेबाजी होती है, जलसे जुलूसों में, यहाँ के लोग जो है वो बात करते हैं यहाँ के आईनी हुकूक के हवाले से, वो बात करते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में होने वाली कानून साजी के हवाले से, तो वो यकीनन इस चीज को देखेंगे। आपने देखा कि पिछली हुकूमत जो है पीएमएल-एन की थी और इस मरतबा 2 साबिक वज़ीर आला जो है वो रिजेक्ट हो गए, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज, ये जो आपने पॉइंट उठाया था इमरान, आपकी बातों से मैं एग्री करती हूँ। मैं परवेज साहब के पास इसी पॉइंट को, प्रोबेबली मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन होगा। परवेज साहब, क्या समझते हैं फिर, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको वोट देकर अब अवाम ने कामयाब बनाया है, उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, खुसूसन क्योंकि हुकूमत साजी का अमल अब सामने है, ये प्रोसीजर अब शुरू हो चुका होगा? ये तो एक डेमोक्रेसी का असूल भी है। अगर इन लोगों को पार्टियों से हटकर अवाम ने वोट दिया है तो इनको सबसे पहले अवाम का सोचना है, और अगर कोलिशन में जाना है तो अपनी शर्तों शराइत मशरूत तरीके से जाना है, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो महरूमियां हैं, या अभी जो आईनी सूबा बनाने का नारा तो ये 2009 से चल रहा है, लेकिन अभी इसको दोबारा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये नारा लगाया है। अभी उनको अपनी मजबूत मशरूत के साथ कोलिशन पार्टनर अगर बनना है तो फिर मेरे ख्याल में वो अवामी नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब और इमरान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम बातें आपने की। अक्सर अवाम को रिझाकर बैलेटिंग के लिए लाया जाता है, उनसे वोट लिए जाते हैं, आईनी सूबों की बात की जाती है, चाहे वो साउथ पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या कभी कभार ऐसी आवाजें हम सिंध में भी सुनते हैं, लेकिन फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट टेकिंग टैक्टिक है। यहाँ आप अमली तौर पर तब्दीली देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो कार्रवाई और जिस तरह की साबित कदमी पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की अवाम ने दिखाई है, शायद ही पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल मिलती हो। लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत सारे क्राइसिस, मईशत के मामला, कोविड को लेकर हमारा ये बयानिया और हमारा ये छुपा हुआ दुश्मन शायद हमारी प्रायोरिटीज़ में उस तरह लोगों के सामने वाज़ेह नहीं था, हमारी डिस्कोर्स में नहीं था। हमारी हुकाम तो इसके ऊपर हर वक्त कोशिशें कर रहे हैं, हर वक्त पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन दहशत गर्दी हमारे बयानिए में से हमारी रोज़मर्रा की जो मुश्किलात हैं और रोज़मर्रा की जो हमारी मीडिया की गुफ्तगू है, शायद उस पर बात नहीं की जा रही थी। हाल ही में हमने देखा हफ्ते के रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा फिर दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई कि ये 5G वॉर के ज़माने में इस तरह के भी जो अटैक्स हैं वो दागे जा रहे हैं। उनका कहना ये था कि टेररिज्म का, दहशत गर्दी के सुराख जब उसको हम ट्रेस करते हैं, उस पर हमने पाकिस्तान में काम किया तो कई ताने बाने जाकर भारत से मिलते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कंपेलिंग एविडेंस मौजूद है जिसका पाकिस्तानी हुकाम ने और अथॉरिटीज़ ने इशारा दिया है कि भारत पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की नई लहर लाने के लिए इस वक्त काम कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है। 22 अरब की इस वक्त तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो इस वक्त स्टेटमेंट दी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्या आलम इंसानियत, क्या दुनिया के दूसरे ममालिक इस पे कान धरेंगे? अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब, पहली दफा खुलकर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली, पाकिस्तान की सरजमीन पे होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात डायरेक्टली जाकर इंडिया से मिलते हैं। इसका क्या रद्द अमल आ सकता है और इसके बाद अब आप क्या समझते हैं, व्हाट विल फॉलो? देखिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि पाकिस्तान के हालात खराब करने में किसका किरदार हो सकता है। अगर आपका एक दुश्मन है और वो आपकी कमजोरियों से फायदा नहीं उठाता तो या तो वो नालायक है या फिर बेवकूफ़ है। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं थी। अलबत्ता नई बात यह है कि पहली मरतबा हमारी सियासी और फौजी क़यादत ने मिल के बबांग दोहल उन अवामिल का, उन वजूहात का जिक्र किया है जो कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बाइस बनी है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। बदकिस्मती से गुज़िश्ता हुकूमतों ने इसको इस तरह उजागर नहीं किया। और दूसरी बात थी कि चूंकि अमेरिका और भारत के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, भारत की अपनी एक इक़्तिसादी क़ुव्वत है जिसके बायस दूसरे ममालिक उसकी बात का ज़्यादा यकीन करते हैं और पाकिस्तान के अगर यहाँ पे कत्लेआम भी होता है तो उस पर भी यकीन नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा बयानिए का टर्न भी है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को जब हम देखते हैं और पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के किसी भी वाकये की तरफ अगर निशानदेही की जाती है तो कहा जाता है कि आपने खुद ही इन दहशतगर्दी की नर्सरीज को बनाया है, लगाया है, उनको एक तरह से सेंचा है, तो अब हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का बड़ी बुलंद आवाज में ये कहना कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं और भारत इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, बड़े शहरों को और हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनको टारगेट करके एक मजहबी इंतशार पैदा करने की भी कोशिश कर रहा है, ये बड़ी स्ट्रांग बातें हैं। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की, मुसल्लह अफवाज की है। एक मुसलसल जद्दोजहद है हमारे लिए। जब तक भारत के साथ ताल्लुकात खराब हैं तो हमारे सरहदी इलाके, खासतौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वो इन कामों के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। आलाकार उन्हें बहुत मिल जाते हैं और भारतीय मुख्तलिफ जो उनके लीडर हैं वक्तन फवक्तन कहते भी रहे हैं कि अगर हमें जितनी भी वसाइल की ज़रूरत हुई हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान से बदला चुकाने के लिए। तो असल मसला पाकिस्तान के लिए दो चैलेंजेस हैं। एक है बैरूनी महाज पे कि किस तरह आप बैरूनी दूसरे ममालिक को अपनी तमाम जो मसाइल हैं यहाँ पे भारत के पैदा करता उनको बावर करवाएं। दूसरा मसला है हमारी दाखिली कमजोरियां, इंटरनल फॉल्ट लाइन जिसको कहते हैं, जैसे आनन फानन कभी एक मजहबी ग्रुप कभी दूसरा ग्रुप आके धरने दे देते हैं। कल से इस्लामाबाद पिंडी की यहाँ पे अवाम की जिंदगी अजीरन हुई है कि एक ग्रुप है वो तौहीन रिसालत के सिलसिले में जुलूस निकालना चाहते हैं। तो ये इन मामलात की मैनेजमेंट जब तक पाकिस्तान में बेहतर नहीं होगी, जब तक हम इन कमजोरियों का अजाला नहीं करेंगे तो इम्तियाज़ साहब, तीसरा एक मसला मेरे ज़हन में आ रहा है और इसका एक इशारा आपने भी किया, हमारी इक्तिसादी कमजोरी। इस वक्त हम एक बड़े ही नाजुक तौर से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैंने देखा तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तरफ भी इशारा किया कि भारत की हर मुमकिन कोशिश रही कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाया जा सके। CPEC को, जिससे हमारी इक्तिसादी इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है, उसको भी सैबोटाज कर रहा है भारत। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में हम अपनी मईशत में
استحकाम लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी, कुछ न कुछ तो मुस्बत आशारिये सामने आ रहे हैं। माली निज़ाम के हवाले से इक़्तिसादी हमारे ट्रेड सरप्लस वगैरह काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हो गए हैं, लेकिन FATF का जो एक पहलू था जो मनी लॉन्ड्रिंग और हमारे बैंकारी निज़ाम से मुताल्लिक था, वो तो पाकिस्तान के लिए एक नेमत साबित हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान दुनिया भर में शायद ये पहला मुल्क था कि जहाँ पे बेनामी अरबों रुपए मालियत की बेनामी जायदादें भी थी, अकाउंट्स भी थे, कोई अता पता नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। तो उस लिहाज से FATF के हम पे जो एक्शन प्लान मुसल्लत किया गया वो बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ भारत तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को बदनाम करने का, पाकिस्तान को फंसाने का। FATF एक बैन अक़वामी एक लिहाज से जाल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है अपने मुखालिफ ममालिक के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपके तज्जिए का, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया, कभी कभार दुश्मन अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। FATF के हवाले से हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन हुई, जो मनी ट्रैकिंग ट्रेसिंग हुई, उसी में हम देख सकते हैं कि भारत की अपनी 22 अरब की टेररिज्म फंडिंग जो उसने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को की है, उसके शवाहिद भी खुलकर सामने आए। अब देखता यह है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इस पे कैसे रिएक्ट करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आपको ये भी बताते चलें कि वर्ल्ड टॉलरेंस डे, इसके हवाले से भी बात करनी है, लेकिन इस वक्त जो इनटॉलरेंट हमारा नेबर है उसकी शिद्दत पसंदी इसी तरह जारी और सारी है। हालांकि बहुत सारे मसाइल अंदरूनी तौर पे भी भारत को जकेड़े हुए हैं। उनकी मईशत की बात करें, कोविड की बात करें, आने वाला वक्त और ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड की दुनिया, उसमें कारोबार कैसे किया जाएगा, मईशत को कैसे संभालेंगे, लोगों की तालीम, सेहत और रोज़गार के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल करें, इसके बजाय हमारा फोकस एक दूसरे से लड़ने में है। आइए आपको दिखाते हैं कि LOC पे भारत की दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी उसी तरह जारी है। मासूम शहरियों, निहत्ते शहरियों को टारगेट किया जा रहा है और इसके अलावा भी जो मज़मूम अज़ाइम हैं इसके बारे में हमने बात की। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन आपके सामने कि इस खित्ते में एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं। तो इस तरह के जंगी जुनून का कोई भी मस्बत नतीजा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो भारत को इस वक्त होश से काम लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं एक टैलेंटेड यंग फीमेल बॉक्सर ऑफ पाकिस्तान से। इनका नाम है जी खतीजा सुल्तान। इनको देखकर फौरी तौर पे तो आपको लगता है कि शायद कोई लड़का है, लेकिन इनकी ये जो हॉबी है, क्योंकि इनको बॉक्सिंग का शौक था, तो आप समझ सकते हैं कि ये शौक जुनून कैसे बना। आपको बताते चले कि शी इज़ अ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन, ट्रैवलर भी हैं, बहुत सारी और हॉबीज भी हैं। आइए मुलाकात करते हैं खतीजा से। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके, और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है आपकी बॉक्सिंग में। मुझे ये बताइए कि शौक कैसे पैदा हुआ बॉक्सिंग का? कोई फैमिली में इस हॉबी को ऑलरेडी अपनाए हुए है, स्पोर्ट को परसू करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। और उसके बाद अगर आप बात करें शौक किस तरह से पैदा हुआ, तो मुझे शुरू से ही फाइट करने का, कुछ पंगे वगैरह लेने का शौक था। लेकिन मैं बच्ची थी, मतलब छोटी थी, तो इतना आइडिया नहीं था कि आप जो है स्पोर्ट्स में जाके इसको जो है खेल भी सकते हो। लेकिन जब थोड़ी सी अक्ल आई तो पता चला कि भाई ये सीन होता है। तो उसके बाद मैंने आज आई थिंक 5 ईयर्स पहले स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया था। सही। और जिसमें मैंने पहले जूडो की, टेक्वांडो की, और अभी मुझे बॉक्सिंग करते हुए 2 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताओ खतीजा कि लड़ाई करने का शौक तो हम शायद सबको ही होता है, हम सारे बड़े जज्बाती कौम है, लेकिन जब आप जूडो, कराटे, टाइक्वांडो या बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो हर लड़ाई के कुछ उसूल होते हैं। ये उसूल अपनाने में, अपने जहन को ट्रेन करने में कि भाई लड़ाई भी करनी है, जीतनी भी है, लेकिन उसूल या रूल्स को नहीं तोड़ना, ये मुश्किल था? नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आप ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद ये किसी चैंपियनशिप वगैरह में जाके खेलोगे। तो ट्रेनिंग करते हुए आप इतने हो जाते हो तो आपके लिए वो चीजें फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल खतीजा, यू ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे शो पे ऐसी लड़कियां, ऐसी बच्चियां जरूर हों जो अपने पैशन को परसू कर रही हैं। आखिर में वो तमाम लड़कियां जो बॉक्सिंग करना चाहती हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स को परसू करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि बस अगर वो काम करना चाहती है ना, अगर उन्होंने किसी चीज को ठान लिया, जरूरी नहीं है कि वो बॉक्सिंग हो, वो कोई और स्पोर्ट्स भी हो सकती है, कोई और गेम हो सकती है,
और कोई वो प्रोफेशन हो सकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा बात करते हैं जी आज के दिन के हवाले से कि जो कि पूरी दुनिया में बर्दाश्त और तहम्मुल के दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस वीकेंड पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बसने वाली हिंदू बरादरी के लिए एक बहुत ही अहम त्यौहार था, इनका दिवाली का त्यौहार था। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान में मुकीम तमाम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। आइए आपको दिखाते हैं एक पैकेज, एक रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान में मुकीम ये बरादरी अपने इस त्यौहार को मना रही है। लेट्स टेक अ लुक। हिंदू बरादरी का त्यौहार दिवाली मुख्तलिफ शहरों में घरों और मंदिरों में चिरागा। ठट्टा के मंदिरों में पूजा पाठ का खुसूसी इंतजाम। कनकोट और कश्मोर में भी दिए जलाए गए। खुशियों से भरे इस त्यौहार पर हिंदू बरादरी ने पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं मांगी। जी जनाब, एक ऐसा पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान, जहाँ पे बसने वाली तमाम कौमों, तमाम अक़लियतों को भी यह हक हासिल हो कि वो अपने तरीके से अपने मजहबी त्योहारों को मना सके। इसके अलावा जो उनका नज़रिया है अपनी ज़िंदगी को गुजारने का, उसके लिए उनको आज़ादी हो। ये बड़ा अहम है और मेरे ख्याल में ये कलीदी है तहम्मुल और बर्दाश्त के लिए भी। आज जब हम पूरी दुनिया में बर्दाश्त का दिन मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया में अगर आप एक मासूम सी मुबारकबाद भी दे दें किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग इस बात को अपना फ़र्ज समझते हैं कि आपको याद दिलाया जाए कि ऐसा करना गलत है। थोड़ा सा दिल हमें बड़ा करना चाहिए, खुसूसन वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते बल्कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी या यूरोपियंस होते हैं, उनको कितनी खुशी महसूस होती है कि वो दूर हैं और फिर भी उनके इर्द गिर्द लोग उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं, रमज़ान में उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, सेल्स लगाते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो हमारे ही मुल्क का हिस्सा हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बर्दाश्त की हमें ज़रूरत है। आइए आपको दिखाते हैं वर्ल्ड टॉलरेंस डे के हवाले से ये रिपोर्ट। अच्छा जी, इत्मीनान से जीने के हक में हमारे सामने और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन और ख़ुसूसन बच्चों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ की कमी है वो एक ग्लेयरिंग रियलिटी बन गई है। पहले हैशटैग्स मेरे ख्याल में ट्वीट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, फिर वो भी डाई डाउन कर जाते हैं। लेकिन ये एक तवातुर में सिलसिला चल रहा है जब हम कमसिन बच्चों को हरासा होते हुए, अब्यूज़ होते हुए, एक्सप्लॉइट होते हुए देखते हैं। और यहाँ तक बस नहीं होती, उनको ज़ख्मी किया जाता है, उनको जिस्मानी तशद्दुद के बाद अक्सर औकात उनको ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। हाल ही में कश्मीर में ही ऐसा एक दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ। एक खातून को कहा गया कि उनको नौकरी का झांसा दिया गया कि वो जाहिर सी बात है रोज़गार की तलाश में पहुंची, उनके साथ उनकी 4 साल बच्ची भी थी जिनको किडनैप करके या गमाल बना के इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 4 रोज़ तक ये दोनों माँ बेटी को इस अजियत से, इस क़यामत से गुजरना पड़ा। फिर माँ को सिर्फ इस शर्त पे बाहर जाने की इजाज़त दी गई कि वो और लड़कियों को किसी न किसी तरह ट्रैप करके इनके पास लेकर आए। उनकी समझदारी और जुर्रत को भी सलाम कि वो बजाय ऐसा करने के, क्योंकि इंसान अपनी औलाद के लिए बड़ा बेबस होता है, वो उन्होंने राब्ता किया पुलिस से। और फिर यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे हमारे हीरो, जिनको मेरे ख्याल में पूरा मुल्क, पूरी कौम इस वक्त खिराज अकीदत पेश कर रहा है, ASI बुरेरो। अली साहब ने इस पूरी सूरत हाल की संगीनी को, इसकी नज़ाकत को समझा और उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि ये लोगों को अगर उन्होंने ट्रैप करना है, इनको पकड़ना है, तो उनके लिए फौरी तौर पे इस तरह का पहले झांसा क्रिएट किया जाए कि वो इन पे एतमाद करें। और इसके लिए जाहिर सी बात है एक मनसूबाबंदी उन्होंने की। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि किसी और खातून को या किसी और कांस्टेबल के बजाय उन्होंने अपनी बेटी और अपनी बीवी का सहारा लिया इस इम्पोर्टेंट मिशन के लिए और उनको एक शील्ड के तौर पे इन खातून के साथ वहाँ पे भेजा। एंड मोहम्मद बख्श
बख्श इस बात में कामयाब हुए कि न सिर्फ इनको हिरासत में लिया गया, उस बच्ची को आज़ाद कराया गया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे। उनसे गुफ्तगू से कबल मेरे कराची मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर सना हुसैन, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। इसके अलावा मेरी आपकी हम सब की फेवरेट और एक बहुत ही अहम समाजी कारकुन जनाब आलिया सारिम, आलिया भाभी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी यहाँ पे मौजूद होने का। एंड ऑफ कोर्स लेट्स स्पीक टू our hero of the day, ASI मोहम्मद बख्श बुरेरो ऑफ कश्मीर, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में। यू आर द हीरो ऑफ द आवर। आपने जिस जुर्रतमंदी का, जिस करेज का मुजाहरा किया है मोहम्मद बख्श साहब, उसके लिए अल्फाज कम पड़ते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जब आपके पास ये खातून पहुंची और इन्होंने आपसे मदद मांगी, उसकी ज़रा तफसीलात बताइएगा कि ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ, आपके जहन में ये स्ट्रैटेजी कैसे आई, हमारे व्यूअर्स को बताइए। भाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 तारीख को ये औरत तबस्सुम नाम वो थाने पे आई, वो रो रही थी तो थाने पे बोलता है भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है जी। मैंने बोला भाजी क्या हुआ है आप बताएं मुझे। तो उसने मुझे तफसील बताया तो मेरी रौनकें खड़ी हो गई। बोले मेरी बच्ची जो है उन्होंने किडनैप करके रखी है, मेरे साथ ज्यादती की है, कराची से मुझे ले आए और अभी जो है ना मेरे कोई छोड़ा आ गई उधर थाने पे, लोगों ने मुझे पहुंचाया है और मुझे यहाँ ना घर है ना कुछ रहने की जगह है, तो मैं इसे फुटपाथ पे थाने पे सोती हूँ। आप मेरा काम कर रहे हैं, बस मेहरबानी मुझे बच्ची दिलवा दें। तो मैंने उसको बोला इधर क्यों रहती है जगह, तुम मेरे घर चलो तो मैं तुम्हारे को बहन कहता हूँ, हम सिर्फ गैरतमंद हैं, अगर जिसको बहन कहा तो ऐसे समझो मर जाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी बहन है, बेटी है जिंदगी। बिल्कुल। मैं उसको घर ले आया, घर ले आके उसको बिठा दिया, उसको अपने बच्चों के साथ मिलाया, तो उन्होंने बात की तो मेरे बच्चे भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। मैंने इसको बोला बाजी आपके पास है कुछ नहीं, ये 2 नंबर है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा, तो तुम मुझे दुआ करना, मैं तुम्हारे इस मकसद को कामयाब करूं। बेशक। मोहम्मद बख्श भाई मुझे ये भी बताइएगा कि इसके लिए जो आपने मंसूबी, जैसे कि कहा गया था वो बच्ची को छोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि और खवातीन को लेके आए, आपने इस मंसूबा बंदी में अपनी बेटी को, अपनी बीवी को शामिल किया, उनको उनके हमरा भेजा। ये करते हुए आपको डर तो लग रहा होगा बिकॉज इट्स अ हिट एंड मिस, आपको नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं, वो मुसल्लह हैं नहीं है। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिल में, आपके जहन में? भाई साहब जब उनके नंबर खुला तो उससे तबस्सुम ने बात की तो उसने बोला कि मेरी बेटी ला दो। उसने बोला तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है, उस दूसरे के पास है, ना नाम ले रहा था ना पता बता रहा था। तो उसने नंबर दिया, इसने बोला उसका नंबर बंद जा रहा है, बोले मैं तेरे को नंबर देता हूँ, ये नंबर उसका खुला हुआ है। जैसे उसने नंबर दिया तो उसने उस बच्ची से बात करवाई। यार मैंने समझा ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बच्ची भी उनके साथ है, ये तो हमें जो है ना झांसा दे रहे हैं। तो मैंने फौरन, बच्ची रो रही थी, इतना रो रही थी, मम्मा मुझे आओ छुड़ा के जाओ, मैं तो मर रहा हूँ। तो बच्ची ने फौरन, उसने जो है ना फोन बंद कर दिया। फोन बंद करने के बाद फिर दोबारा रिंग की, बोलता है तेरी बच्ची उस टाइम तेरे को दूंगा जब दूसरी औरत ला के दोगे, वरना तुम्हारी बच्ची का गला काट दूंगा, तेरा भी गला आके कराची में काट दूंगा। यही उसने कहा। जब उसने ये कहा ना कि दूसरी औरत दो, तो मैंने बोला अभी तो इंशाल्लाह मैं कामयाब जाऊंगा। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, उस तबस्सुम से कहा कि उसको बोलो 2-3 सबर करो, 2-3 दिन मैं आपको बच्ची औरत दूंगी जी। मैंने बीवी से कहा कि मैं ना भी हूँ घर में मौजूद, अगर ये दरिंदे की कार आ जाए तो आप उसको झांसा देना, तो जैसे वो बोले वैसे करना। मेरी बीवी ने बोला तो क्या बोल रहा है? मैंने बोला कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ जिंदगी में अल्लाह के हाथ में है, जब मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगी? बोले जब तुम्हारा सांस तो तुम्हारे सांस से जुड़ा है। आपकी जरूरत आपने दिलाई ये घर वालों को, और ये बड़ा अहम था। मोहम्मद बख्श हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस ट्रांसमिशन में। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, वापस आएंगे, आलिया भाभी से और सना से भी जानेंगे कि ये दिलखराश वाकयात का एक तांता बंधा हुआ है, ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्या हम कुछ नहीं सीखते किसी भी एक वाकये के बाद? और ये बर्बरियत और जुल्म क्यों पाया जाता है हमारे माशरे में इतना? एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और बड़ा अहम है जी अपने परसेप्शंस को सही करना। जब हम
ہم برداشت کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنے ذہن میں بہت سارے اسٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں, فلٹرز بنائے ہوئے ہیں جس کے بیونڈ ہم دیکھ نہیں پاتے. اگر آپ نے جس رنگ کی اینک لگائی ہوئی ہے دنیا آپ کو ویسے ہی دکھتی ہے. ہم اکثر اپنی پولیس کو, اپنی اتھارٹیز کو کرپٹ سمجھتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, لیکن ASI محمد بخش نے یہ ثابت کیا کہ ہم بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ہم جب چاہتے ہیں برائی کو ختم کرنا تو اس کے لیے کمر بستہ ہو کر کام بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا اور عالیہ بھابھی بھی. ان سے جانیں گے کہ یہ بچوں پہ ہونے والے تشدد کے واقعات پاکستان میں بتدریج بڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے. ڈو وی فیل کہ ہم انف اس کے لیے کام کر پا رہے ہیں؟ عالیہ بھابھی آپ سے شروعات کروں گی. اگر اس کیس کے حوالے سے ہم بات کریں, ویسے تو پریشان ہو گیا دل, مستقل یہ کیسز آ رہے ہیں. اس کیس میں جتنی بھی چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں یہ ایک پراپر منظم گروہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں صرف عورت نہیں اس بچی کو بھی شامل کیا گیا, پھر کہا گیا کہ اور خواتین لا کر دو. ایک پوری پراپر چین ہے. پھر جس انداز میں ان کو جس طرح سے وہ لے کر کیس کو آگے چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پریشر بھی ہے اوپر سے. تو منظم گروہ ہونا تو مجھے سمجھ میں اس میں آ رہا ہے. اور ایک چیز میں اور بتاؤں, یہ ہمارے سوشل میڈیا کا, انٹرنیٹ کا, ان سب چیزوں کا دور ہے. ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ جی یہاں سے ویڈیوز بنا کرتی ہیں اور ویڈیوز باہر جایا کرتی ہیں. اس وقت ساری چیزیں لائیو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس بچی کے حوالے سے جتنا میرے علم ہے کہ اس کو گنجا بھی کیا گیا, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو میں صرف ایک پوائنٹر دے رہی ہوں کہ جو اس فیلڈ میں ہے, جو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا, اتنا منظم انداز میں ہونا, پھر مزید اور لوگوں کو بلانا. تو جو ہماری اتھارٹیز اس وقت انویسٹیگیشن کر رہی ہیں پلیز وہ اس ٹریک پر آئیں اور اس چیز کو اسی طرح انویسٹیگیٹ کریں. ورنہ ایک عام فہم میں تو ہم بیٹھ کر خالی یہی بات کریں گے کہ کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. کیسز اس لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ کیا پتا کس کو پیسے کی کتنی ضرورت ہے, وہ پیسہ کہاں سے اس تک پہنچتا ہوگا, وہ یہاں سے کیا صرف اسمگلنگ ہی کرتا ہوگا یا عزتوں کی چیزیں بھی باہر کہیں بھیجتا ہوگا. ٹھیک ہے علی بھابھی, یہ جو بات آپ نے کی ہے بڑی اہم ہے. ثنا آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ اینٹی سوشل بیہیویئرز, یعنی یہ نارم سے بالکل برعکس ہے. بچے پہ تشدد کرنا, اس کو سیکچولی اسالٹ کرنا, بے شک اس میں کوئی بھی آپ کا ایک مانیٹری گین ہو, آپ انٹرنیٹ پہ اس کو کر رہے ہیں, ڈیپ نیٹ پہ جا رہے ہیں, واٹ ایور مائٹ بی ہیپننگ. اینٹی سوشل بیہیویئرز یعنی ہماری سوسائٹی کا فیبرک اتنا کمزور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. جیسے آپ نے اپنا پروگرام اسٹارٹ کیا اسی میں بات کی تھی عدم برداشت کی, اور برداشت کی ہمارے سوسائٹی کے اندر نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے جس سوسائٹی کے اندر برداشت نہیں ہو پھر آپ کو ایسے بیہیویئر اور ایسے رویے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور سب سے زیادہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایز اے ہول جو سوسائٹی جو ہے پوری کی پوری جو ہے اسی چیز کا شکار ہے. آپ ارد گرد دیکھیں, ہم ٹی وی پہ ڈراماز دیکھتے ہیں, اس میں بھی جو ہے آپ کو ساس بہو کے ڈفرینٹ رولز کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر وہ ایک دوسرے کی ذرا سی بات کو برداشت نہیں کر سکتی اور کانسپریسی سازشیں ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, یا پھر مار دھاڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بدلہ ضرور لینا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ اپنی سوسائٹی کے اندر دکھا رہے ہوتے ہو کہ آپ نے بدلہ ضرور لینا ہے, آپ نے جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا ہے, آپ نے فورگیونیس نہیں کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں جب آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں ان چیزوں کو, تو اس طرح کے بیہیویئر. لیکن نا ہم کہتے ہیں نا چوروں کے بھی اصول ہوتے ہیں. عالیہ بھابھی, لوگ کہا جاتا ہے کہ چور اگر جس محلے میں رہتا ہے تو 7 گھر چھوڑ کے چوری کرتا ہے. دوسری طرف ہم اگر مثالیں ویسے دیکھتے ہیں, دین میں بات کی جاتی ہے کہ ہندا نے جو کہ لیا تھا کہ حضرت علی حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا اس نے, لیکن جب اس نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کو بتایا جا رہا تھا کہ اب تم نے فورنیکیشن نہیں کرنی, اب تم زنا نہیں کر سکتی, تو اس نے پلٹ کر کہا کہ یہ دین نہیں, یہ تو میرے اپنے شخصی اصول ہیں, میں جس ٹرائب سے تعلق رکھتی ہوں میرا ایک اپنا تقدس ہے, یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی. ہم وہ انسانی حدیں کیوں بھولتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ چور 7 گھر چھوڑتا ہے. آج کے دور میں یہ سمجھتی ہوں کہ چور دوسرے چور کا ساتھ دیتا ہے. اس وقت میں اپنے ملک میں جو صورتحال دیکھ رہی ہوں, میں اگر انڈیویجول کسی بھی انسان کو دیکھ رہی ہوں اپنے پاکستانی کو, اور ہم اس سے بات کریں, اللہ سے سب ڈرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ کے احکامات نہیں مان رہے ہوتے میجورٹی عام طور سے, لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت پلس پوائنٹ ہے ایز اے نیشن بھی اور ایز اے مسلم بھی کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اب صرف ہمیں لوگوں کو یا انسانوں کو یا ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اللہ کے قریب لانا ہے. لیکن ہوا کیا کہ جو برے لوگ ہیں وہ بہت منظم ہو گئے, وہ ایک دوسرے کو اتنا بہترین سپورٹ سسٹم بناتے ہیں. اگر کوئی کاروائی کرنے آتا ہے, چھوٹی سی کاروائی سنیچنگ کی بھی کرتا ہے, تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے اور 2 یا 3 لوگ اس کو پیچھے سے بلاک کرتے ہیں. اس میں مجھے بڑی پریشان کن بات یہ لگی, اور میں بلکہ کالز بھی لینا چاہوں گی. لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ تھرو آؤٹ دا سوشل میڈیا ASI علی بخش بریرو کے لیے بہت خوبصورت باتیں کہہ رہے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ لوگ کال کر کے ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں, ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. دوسرا یہ بھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں عدم برداشت کی اور یہ سب کچھ نہ سمجھنے یا جاننے کی, یہ ہمیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے. تو
تو کیا पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान में रहने वाले पेरेंट्स अब और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, खुसूसन जब ये कार्रवाई हो गई? मैं मोहम्मद बख्श भाई के पास दोबारा आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये पूरी कार्रवाई हो गई और आपने उसको रिहा भी करा लिया, बच्ची वापस भी आ गई, बच्ची जिस हाल में थी उसको तो देख के हर इंसान आप दीदा हो गया, हुकूमत की तरफ से भी आपको सराहा गया, आपके लिए इनाम को अनाउंस किया गया, आपका क्या रद्द अमल था उस पर? शुक्रगुजार हूँ इमरान साहब का, जिन्होंने खड़े होकर मुझे दोनों हाथों से सलाम किया है। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना कि क्या बताऊं, एक वजीर आजम होकर मेरे को अपनी सीट से उठकर दोनों हाथों से उसने मेरे को सलाम किया, बोले तुमने सिंध पुलिस का फखर कर दिया, सर बुलंद कर दिया है, पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया है। मैं तो और भी बढ़ गया हूँ, और भी मेरे हौसले बुलंद हो गए। यही उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करूंगा। ना सिर्फ आपके हौसले बुलंद हो गए, मेरे ख्याल में आपके साथ आपके जितने कॉलीग्स हैं, जितने आपको देखने वाले हैं और नौजवान लोग जो पुलिस में आने के लिए ख्वाहिशमंद थे, उन सबका हौसला आपने बढ़ाया। लेकिन इसमें एक जो बड़ी अहम कड़ी है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, जब हम कहते हैं ना कि ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं, कहीं ना कहीं एहसास नदामत होता है। आपको बताते चलें कि जब हिरासत में लिया गया इस गिरोह को, तो उनमें से एक बंदे ने दूसरे को गोली मारकर हलाक कर दिया। अब ये भी उसको खामोश करना था, उसकी ज़बानबंदी थी या क्या, ये गुत्थी अभी मजीद सुलझाने की जरूरत है। इसके अलावा इसी वाकये से आपको जुड़ी एक और खबर देते हैं कि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब पहुंचे इस बच्ची की अयादत के लिए। जब इस बच्ची को अस्पताल लाया गया, इसको ऑपरेट किया गया, इसकी लुक आफ्टर, इसको मेडिकल केयर दी गई, तो आप यकीन करें कि डॉक्टर्स इसके बाद बयान करते हुए वो आप दीदा हो गए। 4 साल की बच्ची जिस तरह का जाया गया, उसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर्स तक काम गए और वो अपने आंसू रोक ना पाए। तो इस किस्म की जो बर्बरियत है वो हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, मुझे कॉल करके जरूर बताइए। 4 साल बच्ची, और डॉक्टर सना, हम अक्सर इस तरह के वाकया जब देखते हैं उसमें मुझे एक मिसिंग एलिमेंट रखता है काउंसलिंग फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द चाइल्ड जो इस अजियत से गुजरा है। आप क्या समझती है, उस बच्ची को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इस वक्त उसको सबसे ज्यादा अटेंशन और केयर की जरूरत। इस तरह का जब इंसिडेंट होता है, सबसे पहले बच्चा खौफ के अंदर जाता है, ठीक है, शॉक की कैफियत के अंदर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक इन अ सेंस उसको फ्लैशबैक्स उसके जहन के अंदर जो है वो इस तरह की उस इंसिडेंट के आते होंगे, ठीक है। उसके अलावा उसको ये चीज होता है ट्रस्ट का एलिमेंट, उसको ट्रस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जब वो किसी एल्डर, ये एज ऐसी होती है जब वो ट्रस्ट बिल्डिंग सीखते हैं और डिफरेंट चीजों को आपने उनके अंदर जो है वो इंटीमेसी की, उनके पास बेचारों के पास वोकैबुलरी ही नहीं है ये बताने की वो क्या महसूस कर रहे हैं। हमने देखा कि जब इस बच्ची को बाजियाब किया गया, बड़ी तकलीफदेह वीडियो थी वो, जिसने अगर सोशल मीडिया पे देखी हो तो आपकी रूह कांप जाती है। इस बच्ची से उसकी माँ सवाल कर रही है कि तुम ठीक थी, तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, जितने अरसे वो उसके पास नहीं थी। और वो बच्ची बिल्कुल एक रोबोटिक, एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक ट्रांस में हैं, आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो वो अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करती है कि मुझे इस तरह पकड़ा और मुझे इस तरह मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ज्यादती की। आप वो मंजर देख नहीं सकते, और वाकई मेरे ख्याल में जो शख्स भी इस वाकये का सुनता है तो दिल कांप जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान बात कर रहा हूँ जी सर, खानेवाल से। जी क्या कहेंगे सर? आपके प्रोग्राम में रोजाना देखते माशा बहुत अच्छा है। मोहम्मद बख्श ASI बैठे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया इनको सराहने का, ये हमारे हीरो हैं ऑफ कोर्स। ये इसके लिए वो अल्फाज ही नहीं जो अदा किए जाए। उन दरिंदों को इबरतनाक सजा अल्लाह ताला दे, और ये गवर्नमेंट का भी काम है दे। जी उन्होंने तो बच्ची के साथ दिल रोंग पे खड़े हो जाते हैं, और मैं इसको सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे और अल्लाह इसकी बच्चों की जिंदगी करे, और मेरी दुआएं इसके साथ है और उसको सलूट है। ये हमारे पाकिस्तान की शान है। बेशक, बहुत शुक्रिया। जी जी कहिए, सवाल आप कुछ कर रहे थे? जी जी, तो मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और आप जैसे पेश करती है सामने, और ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है कि इस जैसे लोगों को सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी हमारा प्रोग्राम देखने का, हमें पसंद करने का। ये बड़े अहम है जब हम कहते हैं ना कि परसेप्शन बदलो, बुराई को बुरा तो हम कहते हैं, लेकिन अच्छाई को सराहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि और लोगों को इंस्पिरेशन मिले। हमारे कितने अनसंग हीरोज होंगे जिन्होंने ऐसी ज्यादती जुल्म की दास्तानों को सॉल्व किया होगा, उन घर वालों की दुआएं ली होंगी, लेकिन वो कभी मंजर आम पर नहीं आते। सो थैंक्स टू सोशल मीडिया कि कुछ अच्छा भी
हमारे सामने आया है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते फिर मैं आलिया भाभी के पास आऊंगी। इनके शेल्टर होम में भी हजारों ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें बच्चियों को, खानदानों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। हम क्या कर सकते हैं बहैसियत माशरा, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, कश्मीर का वाकया। सॉरी आई वाज नॉट स्विचिंग बिकॉज हम ऑफलाइन भी बड़ी इस पर बात कर रहे थे और हर दफा मेरी, आलिया भाभी की, सना आज हमारे साथ मौजूद है, हमारी बात यही होती है कि इसके लिए सिरा कहाँ से पकड़ें। क्या ये हमारे घरों में फुकदान नजर आ रहा है वैल्यू सिस्टम का, माशरे के तौर पे हम इन बुराइयों को देख रहे हैं। एक माँ बाप का दिल तो ऐसे किसी की भी वाकये पे दहल के रह जाता होगा कि छोटे छोटे बच्चे, अभी इनको स्कूल भेजना है, स्कूल नहीं भेज सकते, बाहर कोरोना भी है, बाहर ऐसे दरिंदे भी मौजूद हैं, तो करें तो क्या करें। आलिया भाभी, जब आपके पास खवातीन बात करती हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त माओं का? सबसे पहले तो मैं बख्श भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूं, ऐसा ना अपने फ्लो में जाऊं, मैं उनको मुबारकबाद ना दे पाऊं। इतना मेरा दिल खुश है क्योंकि मैं तो हमेशा से कहती हूँ, मैं एक शेल्टर होम चला रही हूँ, एक एनजीओ चला रही हूँ, जहाँ पर ये पुलिस वालों की मदद से बहुत अच्छे काम होते हैं। क्योंकि ये जो औरतें, बच्चियां घरों से निकलती हैं, सबसे पहले पहुंचती इन्हीं लोगों के पास है और इन्हीं में जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि खुदारा। लेकिन मैं बताऊं, बहुत सारे पुलिस वाले ही उनको पुलिस स्टेशन पे नहीं बैठने देते कि महफूज जगह पे चली जाओ। लेकिन जो ये है बख्श भाई, इन जैसा अल्लाह ताला सबको करे तो मैं समझती हूँ हमारे बहुत सारी आसानी हो जाएंगी और इनको बहुत सारी राहत मिलनी चाहिए। इनको बहुत सारी, बख्श भाई के लिए बहुत सारी सहूलतें होनी चाहिए। इनको जगह जगह जाके लेक्चर्स देने चाहिए पुलिस वालों को, ताकि सब इनसे इंटरेक्ट करें और हमारे पास बेहतरी आ जाए। बिल्कुल, सिर्फ इनके लिए सहूलतें नहीं, तमाम हमारे जो पुलिस में मौजूद भाई हैं, मैं कई दफा दिल खराब होता है ये सोच के कि लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे होते, उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कह रहे होते। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बेटा मैं उस अजीम शख्स को सलाम करना चाहता हूँ और तुम यकीन करो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसके लिए, उस पुलिसमैन के लिए, उसकी फैमिली के लिए बस मेरा इतना सा पैगाम उस तक पहुंचा दो बेटा कि अल्लाह ने चाहा जब भी मेरा बशमोर आना हुआ मैं उसके कदम चूमूंगा। हमारे पूरे मुल्क और कौम की, आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं इनके साथ हैं और हमारे साथ मोहम्मद बख्श भाई हमें लाइव सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके ये सब उनके लिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए। बेशक यानी एक ईमान ताज़ा हो जाता है ना। आप सोचें क्या बेबसी होगी उस माँ की जिसकी बच्ची इस शिकंजे में फंसी हुई और उसको पता नहीं है कि मैं किधर जाऊं मदद हासिल करने के लिए। मोहम्मद बख्श भाई, आपसे ये सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी कि जब ये मनसूबा बंदी, आपने जो छापा मारा वो कामयाब हुआ, ये लोगों को आपने हिरासत में लिया, क्या जज्बात थे उस वक्त? एक माँ के आंसू तो रुक नहीं रहे थे, आपको दुआएं देते हुए उसके लब नहीं रुक रहे थे, पूरे पाकिस्तान की दुआएं इस वक्त आपके साथ हैं। आपके अपने दिल का हाल क्या था उस वक्त? असल में बात यह है, जब उस बच्चे ने हालत देखी ना तो हम पहले से पीछे चले गए। उन्होंने बोला काश मैं मीडिया वालों को नहीं दिखा था तो इसकी जान में ले लेता, जैसे इसने बच्ची की हालत की है। समझे ना, मुझे बहुत दुख हुआ, खुशी नहीं हुई। बच्ची बराबर खुश होती, अपनी माँ से अच्छी तरीके से मिलती तो और भी मेरा दिल बढ़ता, लेकिन उसने ज्यादती की थी बच्ची के साथ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि उस वक्त खुशी और दर्द की मिली जुली घड़ी थी कि खुशी इस बात की थी कि बच्ची को जिंदा बाजियाब करा लिया गया, लेकिन जिस तरह की बर्बरियत और अजियत का उसको निशाना बनाया गया, वाकई आज भी जब हम, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्द का मदावा यह है कि आप जैसे भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे मुहाफिज मौजूद हैं, वरना तकलीफ इस वाकये की बहुत है। सना, आखिर में आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगी? अगेन, काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट, इस वक्त क्या मैसेज देंगी सब लोगों को इस वाकये के बैकग्राउंड में? सबसे पहले तो मैं भी जो है बख्श साहब को जो है बहुत मुबारकबाद दूंगी और उनको जो है खराज तहसीन पेश करूंगी कि जी उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो सेट कर दी। अदरवाइज जो है अवाम का जो है वो सारा का सारा एतमाद जो है वो पुलिस के ऊपर से खत्म हो गया था। सिर्फ आपकी वजह से वो एतमाद जो है वो बहाल हुआ है। और अगर जजा और सजा का पूरा निजाम हो हमारी सोसाइटी के अंदर तो फिर इस तरह के केसेस के अंदर जो कमी लाई जा सकती है। बहुत जबरदस्त बात, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी, आलिया भाभी मौजूद थी, मोहम्मद बख्श हमारे हीरो ऑफ द आवर, और को मजीद हिम्मत